आज के इस वीडियो में हम उस जननायक के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें 2024 में केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है और जिन्हें भारत रत्न दिए जाने पर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। साथ ही कई पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों उनके निधन पर बिहार के नेताओं द्वारा कई बार आशंका जताया गया है कि उनकी हत्या की गई थी। उनके 100वीं जयंती पर इस सम्मान के नाम का ऐलान होने के बाद कई लोग होंगे जो उनके बारे में काफी कुछ जानना चाहते होंगे। दोस्तों, मैं अरुण देव कुमार इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत करता हूं। मेरा यकीन मानिए, जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आप खुद से पूछेंगे कि क्या इतिहास में कभी कोई ऐसा नेता भी हुआ था क्या। साथ ही आप उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। 24 जनवरी 1924 के दिन समस्तीपुर के पितौंझिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्पूरी ठाकुर। पेशे से इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। बेटे को पढ़ने में दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें खूब पढ़ाया। अपने पिता को निराश न करते हुए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पहले दर्जे से पास की। ये वो दौर था जब बिहार में कम ही लोग मैट्रिक पास करते थे, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। पिता बेहद खुश थे। वो बेटे को लेकर गांव के जमींदार के पास गए और बताया कि बेटा मैट्रिक में अव्वल रहा और पहले दर्जे से पास हुआ है। तब जमींदार ने कहा, अच्छी बात है, इसी बात पे चलो मेरा पैर दबाओ। दोस्तों, ये वाकया बताने के उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि कर्पूरी ठाकुर किस सामाजिक माहौल में बड़े हो रहे थे। इस माहौल से निकलकर कोई व्यक्ति कभी भी सोच भी नहीं सकता कि एक दिन वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी बनेगा। जब वो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब देश में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर आ गया। कर्पूरी ठाकुर पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूद गए, पर अंग्रेजों की नजर में आने पर उन्हें पकड़ लिया गया, जिसके कारण उन्हें 26 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। पर जब वो वापस आए तो वो एक सियासी शख्स बन गए थे। इनके राजनीतिक करियर से पहले दोस्तों, अब मैं इनसे जुड़ी जो अनकही और अनसुनी बातें बताने जा रहा हूँ, वो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह भी हो सकता है क्या, इस तरह से भी राज्य चला सकता है क्या। वीडियो के अंत तक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं आप, तो कृपया कर वीडियो में बने रहें। आगे और भी बहुत कुछ है। दोस्तों, तब भी और अब भी जब करोड़ों रुपयों के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछलते रहते हैं, उनके बीच कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार नेता भी हुए, विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़ा एक वाक्य है कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। बहनोई की बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। इस वाक्य से पता चलता है कि उन्होंने अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया या अपने परिवार के लिए उसका उपयोग नहीं किया। एक और वाक्य है कि कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदार ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया, जिसकी सूचना किसी प्रकार से जिला प्रशासन को हो गई। लठैतों के घर पहुंचते ही जिला प्रशासन ने लठैतों को बंदी बना लिया, पर कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया और कहा कि इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार एवं शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर काम करते हैं या दम तोड़ देते हैं। कहां तक, किस किस को बचाओगे। इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया। सामंतों के जुल्मों से अगर सामान्य जनता को बचाना है तो प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ, ताकि एक भी परिवार इनके जुल्मों सितम का शिकार न होने पाए। लठैतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया। इस प्रकार से उन्हें पक्षपात एवं मानवता का मसीहा कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और वाक्य के अनुसार एक बार उनके पुश्तैनी झोपड़ीनुमा घर को पक्के मकान में बनवाने के लिए 50,000 ईंटें भेजी गई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने उन ईंटों से घर बनवाने की बजाय उससे गांव में एक स्कूल बनवा दिया। एक बार जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी। उस समय मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद जब फटा कुर्ता, टूटी चप्पल पहने उन्हें चंद्रशेखर ने देखा तो अपनी सीट से उठे और अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाकर वहां बैठे सभी नेताओं से कर्पूरी जी के कुर्ता फंड के लिए दान मांगा। कुछ ही समय में 100 रुपये से ज्यादा एकत्र हो गए थे, जिसे समेटकर चंद्रशेखर ने कर्पूरी जी को दिया और कहा कि इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदेगा और कोई दूसरा काम मत कीजिएगा।
पर कर्पूरी ठाकुर ने उन रुपयों को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। उस समय उनकी पार्टी के विधायक जीप और कार से चलते थे, पर 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनके अनुसार उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती है। उनकी इसी सादगी और समर्पण भाव ही उन्हें अन्य राजनेताओं से अलग करता है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में। बिहार को कर्पूरी ठाकुर के रूप में एक ऐसा नेता मिला था जो तब भी विरले ही मिल सके और अब भी। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों की आवाज और लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है। उनकी सादगी और समर्पण भाव ही उन्हें अन्य राजनेताओं से अलग करता है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। इसी वक्त 1952 में बिहार में पहला चुनाव हुआ तो वो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। चुनाव लड़ने को लेकर कर्पूरी ठाकुर ने यह शर्त रखी थी कि वह चंदे के पैसे पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वह चमन्नी अठन्नी और ज्यादा से ज्यादा 2 रुपये का चंदा लेंगे। उन दिनों जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी ही इकलौती ऐसी थी जिन्होंने 5 रुपये का चंदा दिया था। चंदा जुटाकर चुनाव लड़ने वाले ठाकुर ने पहले ही चुनाव में कद्दावर नेता को हरा दिया था। कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन में एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर 1984 तक वह कोई चुनाव नहीं हारे और जीवन भर चंदे से ही चुनाव लड़ा। वह चंदे की एक एक पाई का हिसाब खुद रखते थे और राजनीतिक चंदे का इस्तेमाल कभी भी अपने निजी काम के लिए नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर पहली बार सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल की सरकार में 22 दिसंबर 1970 को और फिर दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में 24 जून 1977 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के ये राजनीतिक गुरु थे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में इनका योगदान। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत उन्होंने 4 योजनाओं पर काम किया, जिनमें पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा और कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना शामिल था। उनकी अन्य योजनाएं भी थी जो कि इस प्रकार है। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। यह सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी समाप्त किया। सन 1967 में जब वो पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसके पीछे उनका सुचिंतित तर्क था। उस समय अंग्रेजी के कारण अधिकांश लड़कियां मैट्रिक पास नहीं कर पाती थी। इस कारण लड़कियों के विवाह में मैट्रिक की परीक्षा पास करना बड़ी अड़चन बन गया था। कर्पूरी ठाकुर ने इसका आकलन अध्ययन कराया तो पता चला कि अधिकतर छात्र अंग्रेजी में ही अनुत्तीर्ण होते हैं। यह वो समय था जब 6ठी या 8वीं क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी, यानी अंग्रेजी का ज्ञान देर से शुरू होता था और मैट्रिक का परिणाम खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही बनता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। उसी साल पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने भी ऐसा ही कदम लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले इन्होंने ही अपने सरकार में किया था। इन्होंने ही 1977 में देश में सबसे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया। इसमें 12% अति पिछड़ों एवं 8% पिछड़े और 3% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया। ये वही आरक्षण है जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लागू किया। अब उनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। 1988 में कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद उनके जन्म स्थान पिथौंजिया का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम, हिंदी में कर्पूरी गांव कर दिया गया। 100 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का भी लॉन्च किया गया। बक्सर में जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय, जिसे लॉ कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। बिहार सरकार ने मधुपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज खोला। 1991 में डाक विभाग ने उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारतीय रेलवे द्वारा दरभंगा और अमृतसर के बीच जननायक एक्सप्रेस ट्रेन इन्हीं के नाम पर चल रही है। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद यूपी के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर बहुगुणा रो पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी भी एक मिसाल है। राजनीति में इतना लंबा सफर तय करने के बाद
जब उनका निधन हुआ तो अपने परिवार को वसीयत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन भी जोड़ पाए थे। बिहार के कई नेताओं के द्वारा समय समय पर इनके निधन को लेकर आशंका जताई गई कि उनकी हत्या की गई थी। कर्पूरी ठाकुर ने अपने निधन से करीब 4 साल पहले 11 सितंबर 1984 में बिहार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा था। इसमें इन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। जब कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हुई तो एक चश्मदीद ने दावा किया था कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी मौत बेहद रहस्यमय तरीके से हुई थी। फिलहाल इन दावों और आशंकाओं में कितनी सच्चाई है ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ, पर एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में आज तक इनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सादगी और समर्पण भाव से भरा नेता न पहले कभी आया था और ना ही आज तक कोई आया है। और आज के माहौल को देखते हुए मैं दावे से यह भी कह सकता हूं कि इसके बाद कोई आएगा भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी ज्ञान की यात्रा को ऐसे ही बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अन्य लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।